हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यूपी सीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल कॉलेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? तो देखो, अब जो क्रमिक विकास होता है जीवधारियों में, एक क्रम के हिसाब से विकास होना, तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी अधिक संभावना होती है? ये है द्विविरण अणुओं का विभाजन, निषेचन, बडिंग या पुनर्जन्म। देखो, ये तो होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैम असेक्सुअल मतलब अलैंगिक है। अलैंगिक तो क्रमिक विकास के लिए कुछ तो होंगे ही नहीं ना, अलैंगिक। तो ये नहीं होंगे क्योंकि ये असेक्सुअल है, इन्हें ऐसे ही कट कर दो। निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। ये लिखा है द्विविरण अणुओं का विभाजन होने से क्या होगा? एक क्रमिक विकास होगा, एक क्रम के बाद आपका विकास होता रहेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो देखो, जिनका मौलिक मतलब मौलिक संरचना समझ रहे हैं ना। सपोज दैट, देखो अपने हाथ की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाथ की बात। आपके हाथ में क्या बोन है? कौन सी बोन है? आप बोलोगे मैम मेरे हाथ में फीमर बोन है, राइट? क्या बोलोगे? फीमर बोन है या नहीं? ये बोलो। बोलोगे यस मैम फीमर बोन है। अगर वही बात की जाए जो आपका चीता होता है, चीता जानते हैं ना, चीता टाइगर, उसके हाथ पे कौन सी है? तो बोलोगे फीमर बोन है। बट अब देखो देखो, उत्पत्ति तो इन दोनों की बोन से ही हुई है ना, एक ही बोन से हुई है ना, बोन तो एक है ना। अब चीता क्या करता है? हम अपने हाथ से बढ़िया हेयर स्टाइल वगैरह खाना खाते, चीता उन हाथों से दौड़ता है, हम हाथों से दौड़ते नहीं दौड़ते। तो क्या है, इनकी उत्पत्ति सेम है, मतलब सॉरी, इनका जो मौलिक संरचना है कैसे बनी वो सेम है, बट उनका कार्य डिफरेंट है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे सपोज दैट मान लो कि हम और आप सेम हो ना, बट हम क्या करते हैं, हम मतलब गंदे हैं, हम सबको मारते हैं, सबको गाली देते हैं, तो हमारा वो काम अलग हुआ ना, बट संरचना तो सेम है ना। दो आंख आपके, दो आंख मेरी है, तो उसे क्या बोलोगे? जीवमास बोलोगे, जत्यावृत्ति नियम बोलोगे, समरूप अंग बोलोगे या समजात अंग बोलोगे? तो अब बच्चा लोग आप कंफ्यूज हो गए कि मैम समरूप अंग कौन होते हैं और समजात अंग कौन से होते हैं। तो आप मुझे पहले बताइए कि इसमें से आप सी ऑप्शन राइट करोगे या डी ऑप्शन? कमेंट कीजिए फास्ट। सी ऑप्शन करोगे या डी ऑप्शन? यस, वेरी गुड। तो इसका कौन सा होगा? इसका समरूप अंग होगा। कौन सा होगा? समरूप। समरूप का मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस। लोगस। होमोलोगस अंग का मतलब होता है ऑर्गन। ठीक है, क्या होता है? ऑर्गन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाता है कि समरूप क्या होते हैं? सम, देखो सम है जिसका समान, सम मतलब सेम, रूप का मतलब सकल, जिनका सकल सेम है बट उनके कर्म सेम नहीं है, वो कौन से कर्म कांड करते हैं उनका वो सेम नहीं है, तो उसे क्या बोलोगे? होमोलोगस। तो देखो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आ भी जाता है कि कौन कौन से होमोलोगस है। जैसे क्या होता है कि हमारे हाथ पैर हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने हाथ से खाते, बट चीता क्या करता है? उन हाथ से दौड़ता है, राइट? जैसे आपके जो वो होते हैं बैट, जैसे चमगादड़ होता है, वो भी चमगादड़ क्या है, उसके वो जिससे वो पंखे होते हैं ना, जिससे वो उड़ता है लाइक चमगादड़, तो उसके क्या होते हैं? वो उसके फोर फोर लिम्स होते हैं, बट वो उनसे क्या करता है? उड़ता है, तो वो क्या हुआ? बट उनकी उत्पत्ति तो सेम है ना, तो उन्हें क्या बोलोगे? समरूप बोलोगे। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रही ना? प्लीज़ आप लोग बता देना अगर ज़्यादा इंग्लिश हो रही है कि मैम आप हिंदी में बोलो। इसे चमगादड़ बोलते हैं, चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे? समरूप अंग बोलोगे। अगर आपसे आ जाए कि फिर मैम ये समजात अंग क्या होते हैं, देखो जात मतलब क्या होती है? समजात, तो समजात का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। क्या बोलते हैं?
एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होगा बच्चा लोग, कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें क्या था, इसमें मौलिक संरचना सेम थी, इसमें क्या होगा, मौलिक संरचना डिफरेंट होगी बट काम सेम होगा। मौलिक संरचना संरचना डिफरेंट होगी बट क्या होगा, उनका जो काम होगा, फंक्शन, काम सेम होगा, ठीक है, काम क्या होगा, सेम होगा। काम क्या होगा, सेम होगा। तो याद रखना कि देखो ये बच्चा, ये लोग ये मतलब टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। एक मिनट, देखो ये सारे टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं, तो बच्चा लोग याद रखना कि उनके मौलिक संरचना डिफरेंट होंगे बट उनके काम सेम होंगे, उसे बोलोगे समजात। जिनकी मौलिक संरचना सेम होगी बट काम डिफरेंट होगा, उसे बोलोगे समरूप। तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना समजात और समरूप में, राइट ना। और इतना ही, ठीक है। अगर आप देखिए कि मैम अच्छा बताइए, ये समजात एनालॉगी के एग्जाम्पल बताइए, इसके भी तो आ सकते हैं। तो देखो आप बटरफ्लाई देखना, क्या बटरफ्लाई देखा है ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के पंखे होते हैं ना। और आपने चिड़िया देखा है, चिड़िया के भी पंखे होते हैं। देखो इनकी जो उत्पत्ति है, जिनकी मौलिक संरचना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट बटरफ्लाई अपने पंखों से क्या करती है, उड़ जाती है ना, एक फूल से दूसरे फूल पे जाती। ऐसे चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती। तो इन दोनों के पंख क्या कर रहे हैं, पंख उड़ने का काम कर रहे हैं ना, उड़ने का काम। तो इनका क्या सेम हुआ, इनका काम सेम हुआ पर ये संरचना सेम नहीं हुई ना, राइट। समझ आया ना। एंड नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। देखो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक वगैरह जरूर आते हैं। तो इसमें आप देखो, आपको हमने जैसे आपको जेनेटिक पढ़ाया, तो मैंने बोला जेनेटिक में आपको किसको याद करना है, मेंडल को याद करना है। किसको याद करना है, मेंडल को याद करना है, राइट। बट आपको मैं इवाल्वेशन पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ, इवाल्वेशन। जो इवाल्वेशन होता है, इसमें सिर्फ आपको किसको याद करना है, चार्ल्स डार्विन को। मतलब याद बहुत सारे लोगों को करना है बट मेजर आप चार्ल्स डार्विन को याद करना। किसको याद करना है, चार्ल्स डार्विन को। जस्ट अ ट्रिक। बाकी मतलब ऐसे मतलब इनका ज़्यादा मेजर रोल है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके घर में मेजर रोल किसका है, आप बोलोगे माँ का है। माँ मुझे खाना देती है, कपड़े धुलती है, मतलब पैसे देती है, सब कुछ माँ पापा देते हैं। तो ऐसे इस चैप्टर में आपका जेनेटिक में मेंडल का और इवाल्वेशन में चार्ल्स डार्विन का ज़्यादा रोल्स है, इतना याद रखना। तो ये पुस्तक किसने दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये आपके जीन बेस्टेड, डी मालार्क ने दी थी, जॉन बर्डन, सडरमैन, हॉलडेन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, या कार्ल लिनियस ने दी थी। देखो जो कार्ल लिनियस थे, इन्होंने आपके जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज की थी। जो ब्लड ग्रुप होता है वो कॉलरिनियस ने खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉलरिनियस ने किसकी खोज की थी। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। ये आपके चार्ल्स डार्विन थे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए बी, बी ओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका कौन सा ग्रुप है, ए है या ए बी है, बी है या ओ। बताना आप लोगों को पता है या नहीं, ये भी बताना कि मुझे पता है या नहीं पता ब्लड ग्रुप। क्यों बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओप्रियन का सिद्धांत क्या है। देखो सारे लोगों ने ना अपना सिद्धांत दिया था कि जीवन की उत्पत्ति, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति। अच्छा आप लोग कभी इमेजिन किए कि मैम ये सारे लोग कैसे आ गए, मतलब कुछ ऐसा था क्या कि गॉड ने बोला जाओ आपके लिए ये घर है, आप जाके इधर रह जाना। कोई तो दुनिया में पहले आया होगा ना, ऐसा कोई, सब कोई सोचता है ना। मैं भी बहुत बचपन में सोचती थी कोई तो पहले आया होगा। तो इसकी जो उत्पत्ति थी ना, इसको सब लोग, बच्चा लोग अलग अलग दिया। सब लोगों ने बोला कि ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा थे, विष्णु ब्रह्मा थे, उन्होंने बनाया। उनके मनु वगैरह थे, मनु मनु वगैरह थे, उन्होंने बनाया। तो ऐसे मतलब बहुत हुई बट ये सारी फेल हो गई, ये सारी गलत हो गई। एक आपकी थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा लोग यह था, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग थ्योरी थी। तो अब मैं इसको समझा देती हूँ, बच्चा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना। बिग बैंग थ्योरी किसका बताता है कि आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बच्चा थोड़ा हिंदी, उत्पत्ति कैसे लिखा जाएगा, उत्पत्ति, ठीक है आप समझ लेना, उत्पत्ति तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी से, मतलब ओरिजन ऑफ यूनिवर्स, इसे बोलते हैं ओरिजन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बच्चा लोग कैसे हुई, तो ये बिग बैंग थ्योरी थी, इससे सही माना गया। बाकी बहुत सारे लोग बोले थे भगवान थे, ऐसे थे, ब्रह्मा जी ने किया, बट ऐसे कुछ नहीं था। बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि एक आप लोगों को एक कितना बड़ा मतलब क्लाउड समझ लो, क्लाउड था, इसमें गैस थी और सॉलिड था, ये बहुत था। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो ये एकदम से ब्लास्ट कर गया। जैसे ही ब्लास्ट किया तो ये टुकड़ों में बट गया, ऐसे बट गया, ऐसे बट गया, ऐसे ऐसे टुकड़ों में बट गया, ठीक है। तो जब ये टुकड़े बटे तो इन्हें बोला गया निबोला, ठीक है, निबेला। तो आप लोग याद रखना, इसे निबोला बोला गया, न्यूब्लाई बोले या न्यूबेला बोला जाए, ठीक है। तो इसमें क्या थे, इसमें बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल थे, ये सब कुछ थे। तो ये आपस में जितने न्यूबेला हैं, ये कई न्यूबेला मिलके एक गैलेक्सी बनाई। कौन सी गैलेक्सी बनाई, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी बनाई, मिल्की, तो इन्होंने कौन सी गैलेक्सी बनाई थी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी बनाई थी। इस गैलेक्सी में क्या हम लोग रहते हैं, इसी गैलेक्सी में हमारा अर्थ है, ठीक है। क्या अर्थ है, पृथ्वी है, मिल्की वे गैलेक्सी में एक पृथ्वी है। देखो ये जितनी ये गैलेक्सी है ना, बहुत सारी, पूरे संसार में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। लाइक दिस, ये एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी में एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट अर्थ है, देख लो कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो एक बिल्कुल छोटा सा, एक नन्हा सा पार्ट ना अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट पृथ्वी है। इसी पृथ्वी में तुम हो, हाँ मैं, सबको इसी पृथ्वी में है। तो इससे क्या बोलते हो, ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो अब मैम ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसमें से जो गैलेक्सी था, तो मतलब जो पृथ्वी थी, तो इसमें क्या हुआ कि बीच में कोर था, मतलब कोर जिसमें बहुत टेम्परेचर था, फिर थोड़ी एक ऊपर परत थी जिसमें टेम्परेचर कम था, फिर एक और परत थी जिससे मतलब वेलनिक एक्सप्रेशन हुआ, जिससे मतलब बहुत सारी गैसें निकली। क्या निकली, गैसेस निकली थी, हाइड्रोजन था आपका, अमोनिया था, मीथेन था, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये सारी गैसें मिली। और ऊपर जो आपका सन था ना, सन से आपके जो यूवी रेज मिली, क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज मिली। जब ये दोनों मिली तो इसमें से क्या हुआ, बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई। ऐसा बिग बैंग थ्योरी ने बोला, बारिश हुई, वो बारिश गड्ढों में, ऐसे गड्ढे गड्ढे थे पूरे। जब, अच्छा बताओ, कोई चीज़ जब ब्लास्ट होगी तो उसे गड्ढा गड्ढा उथला पुथला नहीं हो जाएगा, हाँ मैम हो जाएगा। तो उस गड्ढों में पानी भरा, फिर वो मतलब वाष्पोकृत हुआ, इवापोरेशन हुआ, ऊपर चला गया, फिर बढ़ा, तो एक समुद्र बना। फिर समुद्र से मतलब जो उत्पत्ति हुई जीवन की, वो धीरे धीरे जल से उत्पत्ति हुई। समझ में आया ना बच्चा लोग, ये थोड़ा लोग ना कंसेप्चुअल है, तो समझ जाइए, ठीक है, समझ आया, डन, समझ आया या नहीं, यस या नो बताइए। तो ये था जीवन की उत्पत्ति, कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। तो इसने किसने, ओप्रियन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसने बताया, ओप्रियन का सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब ये किसमें था, रासायनिक विकास में। देखो रासायनिक विकास ही हुआ ना, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यूवी रे सारी आपस में मिलके फिर पानी बरसता है, फिर वो मतलब उड़ जाता है, जिसे इवापोरेशन बोलते हैं, वो उड़ जाता है। तो ये क्या आपका रासायनिक विकास था, क्या था, रासायनिक विकास था। फिर बहुत सारी आपस में जो ऑक्सीजन के अणु थे, ये मिलके क्या बनाया, ओजोन बनाया। ओजोन पता है ना, ओजोन परत हमारे ऐसे मतलब वायुमंडल में है, जो कि हमें यूवी रेट से प्रोटेक्शन कराती है ना, ओजोन परत। तो बहुत सारे फिर ओजोन परत बनाई। फिर धीरे धीरे आपके, देखो आप बोलोगे मैम सबसे पहले इंसान आए थे, नहीं, तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ था कि पेड़ पौधे आए, फिर आपके मनुष्य भी आए, तो धीरे धीरे हुआ। तो अब बोलोगे मैम सबसे पहले पेड़ पौधे, सबसे पहले पहले आपके प्रोटीन आए थे। प्रोटीन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होते थे, ये आए।
इनमें कोई सेल नहीं थी, फिर आपके सेलुलर आए जो एक सेल के मिलके बने होते हैं। हम हमारा लोगों का कितना बड़ा शरीर है, यानी कितने मिलियन बिलियन कोशिकाओं से मिलके बना होगा। फिर एक सेल का आया, फिर दो सेल का आया, फिर कई सारे सेल का मिलके आया। तो ऐसे धीरे धीरे उत्पत्ति हुई थी जीवन की। अब समझ में आया बच्चा पार्टी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? देखो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी टू मेंटेन द इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट द एक्सटेंशन। देखो इसने बोला है कि क्या मतलब ऐसे कौन से बचाव करो कि वो एक जनरेशन बनी रहे, मतलब जो प्रजाति है उसकी संख्या एक मेंटेन बनी रहे। वो किसके द्वारा? सांस लेने के द्वारा होगी। अच्छा बताओ, इसमें 10 लोग हैं, वो प्रॉपर सांस ले रहे हैं, तो किसी ना किसी दिन मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्रजनन के द्वारा। कैसे होगा? मतलब प्रजनन रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। किसके? रिप्रोडक्शन के द्वारा। क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन एक जनसंख्या को, एक संख्या को मेंटेन रखता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, आज हमारी पीढ़ी है तो कल हमारे बच्चों की पीढ़ी होगी, फिर बच्चों से बच्चों की पीढ़ी होगी। तो ये क्रमिगत एक विकास होता जा रहा है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रजनन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग आपका, मानवीय विकास के संबंध में हाल में ही खोज की गई कड़ी कौन सा जीवमास की खोज है? तो देखो अब सबसे पहले बात आती है मैम, जीवमास क्या होते हैं? जीवमास, एक मिनट। जीवमास, देखो जो जीवमास होते हैं, अच्छा हम लोगों को कैसे पता चला कि हम मतलब जो बंदर की प्रजाति है हम लोग, तो कैसे पता चला? क्योंकि मैम अगर आप लोग देखो, जैसे आप लोगों को कैसे पता चला कि जो डायनासोर थे वो इधर ज़्यादा थे, अभी भी आपको डायनासोर मिलते हैं, या फिर आपको पहले पता चलता है कि पहले ये स्पीसीज थी अब ये ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि उनके हम हड्डियों, हमें कई चट्टानें खोदते हैं, चट्टानों के नीचे उनकी हड्डियाँ, कंकाल मिलता है। क्या मिलता है? कंकाल। तो उसे जीवमास बोलते हैं, ठीक है। कंकाल मिलता है, फिर हम उस कंकाल का परीक्षण करते हैं कि अच्छा किससे मैच करा, फिर हम इससे बोलते हैं ये हमारे पूर्वज है ना। तो इसे इसको बोलते हैं जीवमास। समझ में आया ना जीवमास? तो हाल में किस संबंध में खोज की गई कड़ी कौन सा जीवमास की खोज थी? जीवमास समझ में आया? तो ये कौन सी थी? ये आपकी हीमोनलेडी थी, ठीक है। कौन सी थी? हीमोनलेडी थी। तो बी ऑप्शन इज राइट, हीमोनलेडी थी। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो जीवों के द्वारा जो जीने के लिए एक अत्यधिक वृद्धावृत्ति को बेहतर अनुकूल वातावरण को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म क्रिएटिंग अ बेटर एडेप्टेड इन्वायरमेंट टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन? तो कह रहा है, अगर देखो अगर मैं आपसे बोलूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेटर जीवन जीने के लिए हमें क्या कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए। अगर बच्चा लोग मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि, हाँ आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या बोलोगे? बोलोगे मैम मुझे एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, ऐसा करोगे? तो एक बेटर जीवन के लिए आप क्या करोगे, ये मैं पूछ रही हूँ। तो देखो ये होगा, इसका कौन सा आंसर होगा? परिवर्तन होगा, पुनर्संयोजन होगा, नॉन रेंडम मेंटिंग होगी, या प्राकृतिक चयन होगा? तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। ये प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो अगर बोला जाए कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, ये किसकी थ्योरी थी, तो ये आप किसकी थी? ये डार्विन की थी। किसकी थी? डार्विन की। डार्विन की क्या थी? नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था। अब प्राकृतिक चयन कब दी थी बच्चा लोग? ये भी इम्पोर्टेंट, 1859 में दी थी। तो अब ये मैम प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें उन्होंने बोला था, जो डार्विन थे, डार्विन ने पहले बोला कि जो जनसंख्या है ना बच्चा, वो मतलब क्या करेगी, वो हाई रेट पे क्या करेगी,
मतलब रिप्रोडक्शन करेगी। रिप्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हो? कि प्रजनन करेगी, बहुत एक हाई रेट से प्रजनन करेगी। जब वो प्रजनन करेगी तो मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके रिसोर्सेज तो कम है ना। क्या है, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके साधन है वो तो कम है। जैसे सपोज दैट आपका एक छोटा सा घर है, आप दो भाई थे चल गया, फिर आपके बच्चे के चार भाई हो तो उस घर पे नहीं रह पाओगे ना, रिसोर्सेज कम है। तो फिर क्या करोगे, आप कंपटीशन करोगे। क्या करोगे, कंपटीशन करोगे कि नहीं मैं रहूँगा, फिर झगड़ा होगा और जीतेगा वही जो ताकतवर होगा। कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने के बाद फिर कौन वहाँ सर उस घर पे कौन रहेगा, मैम बोलोगे मैम वो रहेगा जो ताकतवर है। तो फिर ताकतवर, तो इसका क्या हुआ, इसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। कैसा हुआ, नेचुरल। फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचुरल हमेशा ताकतवर को चुनेगी, जो अच्छे होंगे। तो आपका समझ में आया ना बच्चा लोगों को, नेचुरल सिलेक्शन कोई भी इंग्लिश नहीं है। डार्विन ने क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन, एक नेचुरल सिलेक्शन होगा तभी हमारी जो एक ह्यूमन जनरेशन है या ह्यूमन है वो एक कंटिन्यू बनेंगे। अगर उनमें एक नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़े दिन बाद मर जाएंगे, ह्यूमन पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर खत्म हुआ वैसे ह्यूमन भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। क्या होगा कि अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब अपनी बहुत सारी संतानें उत्पन्न करेंगे। बट हमारे पास साधन और रिसोर्सेज तो कम है। फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जीतता कौन है बच्चा लोग, जो ज़्यादा मैम पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, या फिर जो ताकतवर होगा तो उनका क्या होगा, कंपटीशन, फिर वही जीत जाएंगे। तो वही नेचुरल सिलेक्शन है। गुड ना, समझ आया ना बच्चा लोग, इतनी इंग्लिश चलेगी ना। तो क्या होगा, प्राकृतिक सिलेक्शन होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट आपका है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइट्स हैं। द अर्लीस्ट होमोनाइट्स बी क्लासिफाइड ह्यूमोसेपियंस। जो आपके ह्यूमोसेपियंस थे उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस में किया गया था। तो ये आपके थे अगस्टरलाइन, क्रोमैग्नन, क्या है, एक तो हिंदी, नी एंड रथल या प्रोकंसल। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्रोमैग्नन होगा। देखो सारे बच्चा लोगों का आंसर रॉन्ग था। तो ये कौन सा होगा, प्रोमैग्नन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, प्रोमैग्नन होगा। और अभी देखो ये विकास चैप्टर है, विकास चैप्टर में थोड़े से जो आपको वर्ड होंगे थोड़े से याद करने में मुश्किल होगा, बट बच्चा लोग याद करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है और इजी आता है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझने वाला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप लोगों का है मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है किससे। जो मनुष्य है, मनुष्य की जो पूर्वज है उनका पता किससे लगाया जाएगा, अफ्रीकी मूल से, अमेरिका के मूल से, दक्षिणी एशिया के मूल से या पूर्वी एशिया के मूल से, किससे पता लगाया जाएगा। ये आपके अफ्रीकी मूल से पता लगाया जाएगा। ठीक है, जो अफ्रीका के मूल से हैं उनसे पता लगाया जाएगा कि मनुष्य की आनुवंशिकता का। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो वो अब क्या होता है, थोड़ा विकास के बारे में जान लेते हैं। पहले क्या थे, डायनासोर थे। कौन थे, जो आपके डायनासोर थे ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। अपनी जो प्रजाति थी उनको मतलब दूसरे लोगों को उधर रहने नहीं देते थे, उनको मार के खा जाते थे। तो कोई प्रजाति वहाँ नहीं रहती थी, तो उधर डायनासोर थे। तो वही होता है कि एक इंसान कितना अपना मतलब अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो कब तक रहेगा, ये प्राकृतिक भी मानती है। फिर देखो फिर क्या होता है, फिर एक विस्फोट होता है बहुत बड़ा, मतलब उल्का पिंड जिसे बोलते हैं, उल्का पिंड गिरता है। क्या क्या गिरता है, एक उल्का पिंड गिरता है जिसमें बहुत सारी आग होती है। तो उसी उल्का पिंड के साथ डायनासोर पूरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चा इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, जस्ट समझने के लिए है। तो ऐसा एनसीईआरटी लाइन पे भी दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में। तो एक उल्का पिंड गिरता है जो कि जिसमें से सारे डायनासोर खत्म हो जाते हैं। वो एक बहुत डेंजरस थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे, किसी और प्रजाति को रहने नहीं देते थे। तो जो अब वो डायनासोर थे वो तो सारे खत्म हो गए। फिर उसमें एक नई प्रजाति आई, जैसे अगर अपनी ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें बहुत छोटे छोटे बंदर थे, वो पेड़ में रहते थे। तो अब धीरे धीरे अब जब वो जिनको वो मारते थे वो तो खत्म हो गए, तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो जो डायनासोर थे उनकी मृत्यु के बाद एक धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। कैसे हुआ था, एक उल्का पिंड के फटने से हुआ था। समझ में आया ना। नेक्स्ट है, किस युग के लोग डायनासोर
में फूले फले थे। किस युग के दौरान जो डायनासोर थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब किसी को भी नहीं सब रहने देते थे और बहुत बड़े-बड़े थे। तो वो आपके कौन से युग के थे? वो आपके थे मेसोजोइक इरा। जो मेसोजोइक इरा था आपका, मेसो मेसोजोइक इरा था, ठीक है। मेसोजोइक इरा में क्या था, सबसे ज़्यादा आपके डायनासोर थे, बहुत ज़्यादा। अगर इनसे बोला जाए कि इनकी मृत्यु या इनकी समाप्ति कैसे हुई, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोला उल्कापिंड के फटने की वजह से हुई, जिससे जो डायनासोर थे पूरे खत्म हो गए। पर हमें अच्छा बताओ, अब ये डाउट ये सोचोगे कि मैम हम तो थे नहीं, तो फिर हमने कैसे बोला कि मैम ये डायनासोर था? इतने बड़े बड़े थे, हमने तो देखे नहीं थे, तब तो ह्यूमन की जन उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो क्या हमें जीवमास मिले थे बच्चा लोग? क्या जीवमास, क्या मिलते? जीवमास थे, तो उनसे हमें पता चला था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार जो एक नई प्रजातियों का विकास हुआ उनके उनके प्रभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? Which of the following the idea that evaluation of new species is due to their defining changes? तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विचार है जो एक नई प्रजाति के विकास को प्रभाषित करता है? तो इसमें से कौन सा है? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्योजना या नॉन रेंडम मेटिंग? तो इसमें से कौन सा है आपका? जो है आपका म्यूटेशन है, क्या है? उत्परिवर्तन है। क्योंकि म्यूटेशन होगा, देखो प्राकृतिक चयन बच्चा लोग नहीं होगा। प्राकृतिक चयन एक मतलब क्या होता है, एक क्रमागत विकास को बनाए रखने के लिए मतलब वो होता है प्राकृतिक चयन। और प्राकृतिक हमेशा अच्छे और ताकतवर मेहनती को चुनता है। तो अगर आपको भी प्राकृतिक में अपनी ऐसे बनाए रखना है, तो आपको लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। और धीरे धीरे देखो विकास एक कंटिन्यू है, विकास कभी रुका नहीं है, विकास आज भी शुरू है, आज भी मतलब विकास हो रहा है। देखो हम लोग चाँद पे चले गए, तो ये एक विकास है ना। अच्छा पहले आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा? नहीं सोचा ना। तो ये विकास है, विकास धीरे धीरे चलता रहता है। और डिपेंड ये करता है कि विकास अच्छाई की ओर है या बुराई की ओर। बुराई की ओर होगा तो हम सबका अंत होना निश्चित है, अगर अच्छाई की ओर होगा तो हम लोगों का और डेवलपमेंट होना सुनिश्चित है। तो कह रहा है कि जो वह विचार जो एक नई प्रजाति, देखो इसने बोला नई प्रजाति, जैसे जब तक उत्परिवर्तन नहीं होगा तब तक एक नई प्रजाति आएगी नहीं। तो उसके लिए कौन सा आपका उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन, राइट। तो देखो इसका जो होगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट होगा, म्यूटेशन होगा। तो ये ज़रूरी है कि जो ये क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन क्या है आपका, म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवाल्वेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। म्यूटेशन, ये लाइन भी आ सकती है, म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवाल्वेशन, ठीक है, इवाल्वेशन। जो इसका म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होगा इवाल्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? प्रजनन, संचरण, श्वसन, पाचन। कौन सा? ये तो बच्चा लोग बहुत ईजी है, देखो सारे लोग बोल रहे हो ए। तो क्या हो जाएगा, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही किसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए या उनको ख़त्म करने से रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल टू टाइप्स का होता है, ठीक है। मतलब अलैंगिक, अलैंगिक मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन ना हो, एक सेक्सुअल होता है, ठीक है। सेक्सुअल, सेक्सुअल असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल क्या होता है, इसमें सेम सेक्स से हो सकता है, ठीक है। बट सेक्सुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको डिफरेंट सेक्स की ज़रूरत, सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन की। इसमें सेम ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समझ आया ना बच्चा लोग? तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपका ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और अगर आपसे बोला जाए इसमें से सेक्सुअल सबसे ज़्यादा वेरिएशन लाता है बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विविधताएं मतलब विभिन्नताएं किसमें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका सेक्सुअल होगा, ठीक है। कौन सा होगा आपका,
सेक्सुअल होगा, राइट। तो कौन सा होगा सेक्सुअल। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा डैश डैश है, मतलब इधर है, प्रजातियों का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो 19वीं शताब्दी में था कि जो प्रजातियों का, देखो अब प्रजातियां किसने बताई थी, आपके जॉन डाल्टन ने नहीं बताई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके थे, ये किसके थे आप लोग बताओ। आनुवंशिकता के जनक बोला जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के कौन थे, ये जनक थे। इनका कार्यभार कितने, अपने एक्सपेरिमेंट कितने साल तक किया था, 7 साल तक किया था। सारे लोगों को याद है या भूल गए, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कशन किए गए हैं। तो इसमें इसमें कौन थे, देखो उन्होंने बोला जो प्रजातियां हैं उनका चयन, प्राकृतिक चयन किसने दिया, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था बताइए, नेचुरल सिलेक्शन। अभी अब देखना बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, आपके चार्ल्स डार्विन ने। अब इस नेचुरल सिलेक्शन जो मैंने इतने अच्छे से समझाया, इससे आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, आप बोलोगे मैम चार्ल्स डार्विन ने दिया था ना, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो इसने यही तो पूछा है किसने दिया था, तो ये आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। समझ आया ना। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विकास मतलब इवाल्वेशन था, वो किसने प्रपोज्ड किया था अपना। बाय whom was द थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन प्रपोज्ड, किसने प्रपोज्ड किया था, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डिकेंस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या आइजैक न्यूटन ने। तो किसने किया था विकास का सिद्धांत, ये आपके चार्ल्स डार्विन थे। कौन था आपका, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं थे। आइंस्टीन को तो आप जानते हो ना, कौन कौन जानता है आइंस्टीन और न्यूटन को। देखो क्वेश्चन अगर कट करना हो तो ऐसे कट कर सकते हो। देखो अब मैं आपको एक और भी ट्रिक बता रही हूँ बच्चा लोग, कि देखो आपको मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो। अगर आपको देखो हमें भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो आप क्या करो, क्वेश्चन कट करना सीखो, ऑप्शन काटना सीखो। ये भी एक ट्रिक है, ये सारे आपको एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि मैंने ये सब फील किया। ये ट्रिक है कि आपको ऑप्शन कैसे कट करते हो, ऑप्शन कट करना सीखो, कैसे ऑप्शन कट करो, क्या करो, ऑप्शन कट करना सीखो। अब जैसे सपोज दैट, अब यही ट्रिक मैं देखो आप लोगों के सामने फॉलो करती हूँ, इसको पूरा खत्म करते हैं। अब जैसे विकास के सिद्धांत में किसके द्वारा किया गया था। अब विकास कहाँ होता है, विकास तो मैम ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बताऊँ कैसे आपको ऑप्शन तक जाना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, राइट। यस मैम, है चैप्टर। तो मैम ये जो न्यूटन थे, न्यूटन तो फिजिक्स में थे ना, इन्होंने फोर्स का ऐसे नियम दिए थे। और मैम आइंस्टीन भी नहीं, दो कट गए। मैम पूरे बायोलॉजी के चैप्टर में आपने कहीं चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा है, नहीं मैम इनको भी नहीं पढ़ा, पढ़ा, ऑप्शन कट गए ना। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो भी राइट, ऐसे टिक करके आगे निकल सकते हो बच्चा लोग। ये ट्रिक ना, ऑप्शन कट करने की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोग बताते हैं, क्या बताते हैं, ऑप्शन कट की, ऑप्शन कट ट्रिक, ऐसे कट करो। अब देखना बच्चा, मेरे 20 क्वेश्चन का था, अभी मेरे पास 6 क्वेश्चन बचे हैं। अब मैं आपको 6 क्वेश्चन ना ऑप्शन कट करके बताऊंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी, देख लेना, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरी ट्रिक कैसी है। तो ये ट्रिक किसी ने बताई नहीं है, ये बच्चा लोग क्या होती है, ट्रिक खुद के प्रैक्टिस से, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, खुद के प्रैक्टिस से ट्रिक आती हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हम अपनी गलती से ही सीखते हैं ना। अच्छा ये होता है, फिर छोटे बच्चे बोलते हैं ना, भाई यार पहले ये वाला चैप्टर पढ़ ले, वरना ये वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो गलती कर रखी ना। तो वही हम अपनी बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, ये कोई बुक या किसी और की सुन की नहीं बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है जैविक विकास को डैश डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है। बायोलॉजिकल इवाल्वेशन हैज़ बीन डिफाइंड, जो आपका बायोलॉजिकल इवाल्वेशन था, वो किस में डिफाइन किया जाता है, जीन के बहाव में, उपार्जित गुणों के वंशागति में, प्राकृतिक चयन में या आनुवांशिक अपवाहन में। तो ये किस में किया जाता है। अब देखो
मैम ये जैविक विकास कह रहा, जहाँ जहाँ अब देखो मैं ऑप्शन का ट्रिक लगा रही हूँ। कौन सी ट्रिक लगा रही हूँ? ऑप्शन। फिर मैं आपको समझाऊंगी। ऑप्शन का ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें देखो जैविक विकास, विकास में इवाल्वेशन का, तो मैम इसमें जीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जीन बच्चा लोग किस में था? ये तो मैम जेनेटिक में था, कट कर दो। उपार्जित गुणों का वंशागति, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंशागति कुछ नहीं, पापा को था मम्मा को था, इस चैप्टर में नहीं है, कुछ भी नहीं है। आनुवंशिकी का कुछ भी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। देखो कट किया, सही हुआ ना? ऐसे करना है। समझ आया ना बच्चा लोग? नेक्स्ट है आप लोगों का, विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन है? विकास का जो सिद्धांत है उससे कौन संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है। अब आप लोग ट्राई करो, ये ऑप्शन मुझे आप बताओ और ऑप्शन कट करके बताना, ठीक है। फिर आप बोलना कि मैम मेरा ऑप्शन कट करके हुआ ही नहीं, फिर आप बोलना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलर नहीं, मिलर ने नहीं किया था। फिर है जी, देखो हमें जीन वेस्टेड, लेमार्क, लेमार्क विकास का, ग्रेगर मेंडल थे नहीं। तो विकास का आ रहा है, जहाँ भी विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, जैविक विविधताओं का आधारभूत स्रोत है। बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो विविधताओं मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे होगा आप लोगों का? एक साथ अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाती है। तो अगर जीवन में, अगर इस ब्रह्मांड में रहना है तो प्राकृतिक उसी को सेलेक्ट करती है जिसमें क्या कंपटीशन पावर हो। देखो अभी मैंने बताया भी, कंपटीशन किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था ना आप लोगों को, कंपटीशन वाला, चार्ल्स डार्विन ने। तो देखो ये अपने जीवन में भी अप्लाई करो। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बच्चा लोग आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों, मतलब विविधताएं किसके आधार होते, किसके द्वारा विविधताएं होंगे? कास्मिक विकास के द्वारा नहीं, कास्मिक वंशानुक्रम के द्वारा। वंशानुक्रम के द्वारा क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, इसमें तो कुछ बच्चा परिवर्तन नहीं हुआ ना। किंडवन क्रिया, ये खिंडवन क्रिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, ऐसे ही ऑप्शन कट गए। तब तक उत्परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बच्चे लोग कुछ म्यूटेशन नहीं होगा। मैंने बताया ना, म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवाल्वेशन, मैंने लिखाया भी है, याद रखना बच्चा लोग। म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवाल्वेशन, इवाल्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तो मतलब एक डाइवर्सिटी या इवाल्वेशन के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। देखो ऑप्शन का ट्रिक समझ में आया ना बच्चा लोग? बस यही होता है। देखो कई क्वेश्चन होते हैं पूरे आते हैं, और कोई देखो क्वेश्चन करने जाओगे एग्जामिनर ऐसे बनाता है, ये 3-4 क्वेश्चन आपको ना आए, आपसे हिलेंगे भी नहीं। तो उसको अगर थोड़ा सा माइंड सेट है तो माइंड से यूज कर लीजिए। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन को ना बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मन से बोलो नहीं आ रहा है, उसे 2 बार पढ़ो, इस क्वेश्चन में आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कट करके देख लो दो, और आपको आगे नेक्स्ट इसी तरह वीडियो में आपको मैं ट्रिक बताती रहूँगी। नेक्स्ट है, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हमें सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो विकसित है। कहाँ पे विकसित है? हमें ऐसा कौन सा मतलब क्रम विकास से हमें ऐसा कौन सा मिला जिससे हमें पता चलता है कि जो विकास है ना, हम सभी एक प्रजाति से ही विकसित हुए हैं। तो वो आपका अफ्रीका है, अमेरिका है, मध्य एशिया है, या पश्चिम एशिया है। तो अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अच्छा आप लोग 12th में विकास किसने किसने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, पहले वो बताओ, तभी कर पाओगे। देखो मैम इधर अमेरिका तो कोई बात ही नहीं है, एशिया होगा नहीं, पश्चिम एशिया, ये सारी अफ्रीका में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। ये अफ्रीका में विकसित हुई थी, ठीक है। इससे फिर हमें पता चलता है अपनी प्रजाति के बारे में। नेक्स्ट है आप लोगों का, लाखों वर्षों से आत्म जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। कौन सा है जिससे नई प्रजातियों का गठन होता है? इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इज द प्रिमेटिव
organism our millions of year resulting in the information of new species। अब देखो बोलोगे मैम आप खुद पढ़ो, बच्चा लोग आप ना जैसे हम पढ़ाते हैं तो मतलब मेरे पढ़ने से पहले आप आंसर बताओ, आंसर बताने के बाद फिर मैं उसका मतलब एक्सप्लेन भी करती हूँ ना, तो आप लोगों का गलती का एनालिसिस हो जाता है। और अपनी गलतियों का एनालिसिस करके सीखना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो। तो कौन सा होगा आपका राइट ऑप्शन? एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, ज्यूमास, या देखिए एनालॉगस, देखो बच्चा लोग अभी बताए ना एनालॉगस और होमोलॉगस। एनालॉगस बताए थे ना, इसे बोलते हैं समजात। समजात, देखो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है हिंदी इंग्लिश, तो हमें पढ़ के रखना चाहिए। अब तो इसने इंग्लिश से लिखा पर इंग्लिश का वर्ड लिखा पर हिंदी से लिखा। होमोलॉगस मतलब समरूप। समजात का मतलब क्या होगा? काम सेम होंगे, जो उसके काम है वो समान होंगे। इसमें क्या होगा? इसकी जो उत्पत्ति होगी मतलब जो उनका जो मौलिक उत्पत्ति होगी जहाँ से वो उत्पत्ति हुई है, एक तो उत्पत्ति मेरे से लिखा नहीं जाता। एनालॉगस का मतलब होता है समजात, मतलब कार्य सेम होंगे, कार्य समान होगा। और होमोलोगस का मतलब होता है समरूप, मतलब उनका रूप तो समान होगा पर काम समान नहीं होगा, मतलब उनके जो मौलिक रूप हैं वो समान होंगे पर उनके काम अलग होंगे, काम अलग होंगे, अलग होंगे। जीवाश्म मैंने बता ही दिया, कृमिगत उन्नति बता ही दी। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। डैश डैश लाखों वर्षों में आदमी खोज से आक्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रमक है, अनुक्रमण अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो वो किसके द्वारा होता है? चलो बताइए आप लोग, बच्चा पार्टी वेट कर रहे हैं हम आपका। तो यस, तो किसके द्वारा होता है आप लोगों का? अब मैम एनालॉगस के द्वारा, वेरी गुड। एनालॉगस के द्वारा तो होगा नहीं ना, क्योंकि उससे तो हमें समझात का पता चलता है, ये भी नहीं होगा मैम। एनालॉगी के द्वारा भी नहीं होगा, होगा नहीं मैम। तो ये किसी क्रमागत उन्नति के द्वारा हमें पता चलता है। अच्छा पहले के देखा होगा, पहले जो आदि मानव थे वो ऐसे मतलब ऐसे झुक के चलते थे, ऐसे झुक के चलते थे। तो ऐसे जो झुक के चलते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, फिर थोड़े टाइम बाद वो ऐसे चलने लगे, फिर थोड़े टाइम बाद ये पूरे इरेक्ट हो गए, ऐसे सीधे चलने लगे। अब हम लोग क्या बिल्कुल सीधा चलते ना, हम लोगों का कितना माइंड डेवलपमेंट है, ऐसे सोच लेते हैं, दूर से ही पता चल जाता है अच्छा उसके दूसरे के साथ उसका दूसरा चक्कर चल रहा है, क्यों? ऐसे फेयर कितनी जल्दी पता चल जाता है, क्यों? फोन आप आ रहा है तो कुछ और ही है, बिजी आ रहा तो कुछ और ही है, क्यों? कितना माइंड यूज करते हो, तो ये सब कहाँ से पता चला है? तो वही होता है कि जिन जो लोग इतना सीधे होते हैं ना उनका माइंड उतना ही डेवलपमेंट करता है। जैसे जो जानवर लोग होते हैं वो एक डॉर्सल होते हैं, ऐसे तो उनका माइंड ना सीधा नहीं, ऐसे ऐसे है, तो उनका उतना नहीं डेवलप करता। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन दिया? द थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन किसने दिया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा बताओ, जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया इसका क्या काम था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की खोज की थी, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की खोज की थी किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, खोज की थी। वो क्या था? वो आपकी पेनिसिलिन थी। कौन थी? पेनिसिलिन मेडिसिन थी। कौन सी? पेनिसिलिन मेडिसिन थी। आइजैक न्यूटन। अब देखो न्यूटन को कट कर दो, पहले ये मैम फिजिक्स की है, फ्लेमिंग इधर कुछ है नहीं। अरस्तु कहाँ है? अरस्तु, अरस्तु को पता है सोशोलॉजी के जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। तो ये कौन है? ये आपके चार्ल्स डार्विन है। तो डी ऑप्शन इज राइट। बच्चा पार्टी, इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग लाइव चैट की बजाय कमेंट में कर दिया करो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतनी टाइम लेक्चर देखा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए और आपको इसी तरह डेली लेक्चर आपको मिलेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग बताना आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। आज इंग्लिश तो ज़्यादा नहीं रही या हिंदी कम रही, तो प्लीज़ आप लोग अपना बता दिया करो, तो इससे मुझे थोड़ा सा और एक्यूरेसी मिलती कि नहीं इंग्लिश ज़्यादा बताऊँ या हिंदी ज़रूर बताऊँ। तो अपना विचार ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच।